चलो, तो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम इंग्लिश लिटरेचर में एक सीरीज चला रहे हैं, यूजीसी नेट, एमपी सेट, इन एग्जाम्स को टारगेट करते हैं। और अभी आप लोगों ने देखा कि हमने हाल ही में यूजीसी नेट की यूनिट नंबर 5 लैंग्वेज की वीडियोस अपलोड करना चालू किया है। ठीक है, जिसमें लैंग्वेज की वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। क्रोनोलॉजी में सारी वीडियोस हैं और हम बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री प्रोवाइड की है हमने आपको लैंग्वेज यूनिट आपके यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आप जैसे ही हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको वहां पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारे 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं लैंग्वेज पे और आज हमारा है आखिरी सेशन। हम इसी कोशिश करेंगे कि आज हम लैंग्वेज को खत्म कर दें। ये कोशिश रहेगी आज की हमारी। ठीक है, चलिए, तो आपको हमारी क्लास का नाम भी पता है। ठीक है, CSIR स्क्वायर करके हमारा बेस्ट चलता है इंदौर के अंदर। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में अवेलेबल है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं, आप कॉल कर सकते हैं, लिंक्स दी हुई हैं, आप बैच परचेस कर सकते हैं। चलिए, तो 55th स्लाइड है आज। ठीक है, तो आज हमें कवर करनी है 30 स्लाइड्स। चलिए, तो कल मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको एक्वाइजेशन बताया था। क्या बताया था मैंने? लैंग्वेज एक्वाइजेशन। कितने तरह की लैंग्वेज होती हैं? जनरली 2 तरह की होती हैं, एक फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज होती है आपकी कौन सी? मदर टंग। ठीक है, और सेकंड लैंग्वेज होती है जो भी आप सीखना चाहते हो वो। और मदर टंग भी मैंने बताया कि हम कैसे सीखते हैं, और सेकंड लैंग्वेज भी हमने बताया कैसे सीखते हैं। ठीक है, चलिए, अप्रोच टू लैंग्वेज एक्वाइजिशन। अब देखिए, अब हमें कौन कौन सी अप्रोच है जो ध्यान में रखनी है। मतलब कुल मिला के वही कि हम लैंग्वेजेस कैसे सीखेंगे। ठीक है, चलो, सबसे पहला तरीका है इनेटिज्म। क्या है? इनेटिज्म। The innate ability in a human infant to acquire language knowledge. It was first pointed out by Greek philosopher Plato. Intis hypothesis was proposed by Noam Chomsky that state that humans are pre-wired to acquire language. ठीक है, चलो देखो, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? जो नॉम चॉम्स्की थे, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, किस नाम से? यूनिवर्सल ग्रामर के नाम से कंसेप्ट दिया था। आप लोगों को पढ़ाया हुआ है मैंने। आप पिछली क्लासेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनरेटिव ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर, कॉम्पिटेंस, परफॉर्मेंस, डीप स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर, ये कंसेप्ट दिए थे नॉम चॉम्स्की ने। तो जब मैंने यूनिवर्सल ग्रामर पढ़ाई थी तो इन्होंने क्या कहा था कि जो बच्चा होता है, बच्चा अपने साथ पैदा होके ही, मतलब जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके माइंड में ऑलरेडी इतनी कैपेबिलिटी होती है, इतनी एबिलिटी होती है कि वो किसी भी चीज को क्या कर सके? सीख सके। ये थ्योरी कहती थी, है ना? देख लीजिए, है ना, ये वही चीज लिखी है। इन्नेटिज्म का मतलब होता है द एबिलिटी इन ह्यूमन इन्फेंट्स। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? शिशु, बिल्कुल बच्चा। यानी कि इनकी एबिलिटी किस चीज को? नॉलेज को वो करने की, सीखने की, ये हर बच्चे के अंदर होती है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, और जबकि मैंने आपको कहा कि पर्सनली मैं इस चीज को इतना नहीं मानता। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे क्लासेस में ऐसे होते हैं जिनको हम हर चीज पढ़ाते हैं, सेम चीज पढ़ाते हैं, पर कुछ लोग सीख जाते हैं, कुछ लोग नहीं सीख पाते। तो हर व्यक्ति का अपना अपना वो होता है तरीका। चलिए, और मैंने आपको फिर ये भी बोला था कि इसके अपोज में किसने थ्योरी दी थी? जॉहन लॉक ने। ये पीवाईक्यू है। इस थ्योरी का नाम क्या था? टेबुला रासा। टेबुला रासा का मतलब क्या बताया था मैंने? ब्लैंक स्लेट। ब्लैंक स्लेट। तो ह्यूमन माइंड है, जो माइंड है वो कैसा है? एकदम खाली स्लेट की तरह है। आप उस पर जो लिखते जाओगे वो उसको क्या होता जाएगा? याद होता जाएगा। ठीक है, जैसा जैसा हम जैसा लिखना चाहें हम उस पर लिख सकते हैं। ये चीज इन्होंने कही थी जॉन लॉक ने। ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूं, और एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, चलो, इसके बाद हमारे पास 2 लोग, ये लिख लिया तुम लोगों ने? ठीक है, इसके बाद हमारे पास 2 लोग, यानी 2 ऑथर और हैं। एक है इजिप्शियन है और एक है किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। इन दोनों ही लोगों ने इस हाइपोथेसिस को क्या किया था? सपोर्ट किया था। क्या किया था? सपोर्ट किया था। ठीक है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करता। इन्नेटिज्म थ्योरी
लिख लो यहाँ पे इन्नेटिज्म थ्योरी लिख लो, या फिर लिख लो यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक है, इस चीज को मैं सपोर्ट नहीं करता, ये मेरा पर्सनल पीओवी है, उसके रीजंस मैंने आपको बताए। ठीक है, और अब जैसे जॉन लॉक ने भी इस थ्योरी को नहीं माना, तभी उन्होंने अपनी अपोज में क्या दी, अपनी थ्योरी, थ्योरी ऑफ टेबुलर रासा। चलो, इसके बाद अगला है, तो बच्चा कितने तरीकों से किसी भी लैंग्वेज को सीख सकता है, चाहे मदर टंग हो चाहे सेकंड लैंग्वेज हो, कैसे सीख सकता है? तो पहला तरीका क्या बताया, इन्नेटिज्म, यानी कि बच्चा बचपन से ही उस लैंग्वेज की क्या होती है, एबिलिटी होती है उसमें बचपन से ही हर लैंग्वेज को सीखने की। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, सोशल इंटरेक्शन, यानी कि बच हाँ सीख जाता है। पर मुझे एक बात बताओ, बच्चा जब बचपन से सीख रहा है, इनका कहना था कि ऑलरेडी उसमें होते हैं, पर एक बात बताओ, अगर हम बच्चे के सामने वो लैंग्वेज ना बोले तो बच्चा सीखेगा क्या? पर बच्चे को वो लैंग्वेज सीखेगा। पर एक बात बताओ, जब बच्चा दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आ रहा है तभी तो सीखेगा ना, तो उसको तो हम सोशल इंटरेक्शन कहेंगे ना। हाँ ना, सोशल इंटरेक्शन कहेंगे ना। और फिर एक बात और बताओ, अगर हमारे दिमाग में, जैसे इनका कहना था कि ह्यूमन में ऑलरेडी दिमाग में पहले से ही क्या होते हैं, रूल्स रेगुलेशन उनके दिमाग में ऑलरेडी होते हैं, तो मुझे बताओ, अगर मैं बच्चे को बचपन में गलत पढ़ाऊं तो वो सही सीख जाएगा क्या अपने आप? गलत ही सीखेगा ना, इसीलिए। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन का मतलब है कि जब भी हम किसी के बिहेवियर में आते हैं, हम समाज में आते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तब हम सीखते हैं। और इस चीज को मैं मानता हूं कि हाँ, अब जैसे मान लो अगर अपन हिंदी बोलते हैं, अभी हमें इंग्लिश नहीं आ रही है, आप लोग एक साल इंग्लिश इंग्लैंड वालों के साथ रह के देखो, आप डेली मजबूरी आपको इंग्लिश बात करनी पड़ेगी, एक एक अक्षर बोलना पड़ेगा, और मैं गारंटी से देता हूं कि 2 महीने बाद आपकी इंग्लिश कैसी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। जॉर्ज हर्वर्ड मीड इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंटरेक्शनिज्म। समझ गए बात को? 3 फादर मैंने बता दिए। हाइपोथेसिस के फादर कौन है, नॉम चॉम्स्की, और आपके टैबुलर रासा के फादर कौन है, जॉन लॉक, और सोशल इंटरेक्शनिज्म के फादर कौन है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, हर्बर्ट ब्लूमर ने इस थ्योरी को एक्सपेंड किया और एक टर्म कॉइन किया, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, है ना। ये भी स्टार लगा लो, F/Q लगा दो, है ना, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन लगा दो, इस पे स्टार लगा लो बाकायदा, और F/Q लगाओ, अगर एग्जाम में नहीं आया है तो आ जाएगा, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन F/Q। गॉट इट? डन। चलो, अगला, बिहेवियरिज्म। यस, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, बिहेवियरिज्म। और इससे जो क्वेश्चन है, ये आपके सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर में ही नहीं, ये आपके इंग्लिश लिटरेचर में ही नहीं, बल्कि एज वेल एज आपके पेपर 1 में भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं यहां से, बिहेवियरिज्म से। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन इसका यही बनता है, हु गेव द थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म? तो आंसर है इसका B.F. स्किनर, ये P/Q है, P/Q है ये। और ये क्या कहता है, ये बिहेवियरिज्म, द थ्योरी बिलीव दैट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड एंड डेवलप्ड बाय मींस ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। ये कहता है कि जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो, उस हिसाब से आप क्या सीख जाते हो, लैंग्वेज सीख जाते हो। तो इस चीज को भी हम मानते हैं। और कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन, जो हमने पढ़ा अभी, सोशल इंटरेक्शनिज्म और बिहेवियरिज्म कहीं ना कहीं सिमिलर बात ही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप इन्वायरमेंट में तब आओगे ना जब आप किसी से बात करोगे, हाँ या ना। और इन्वायरमेंट में जैसी बात बोली जाएगी वैसा ही आप सीखते हो। अगर आप बचपन से किन्हीं गाली देने वाले लोगों के बीच में रहते हो तो आप गाली देना ही सीखोगे, आप गीता पढ़ना नहीं सीखोगे। और अगर तुम बचपन से किसी अच्छे व्यक्तियों के साथ में रहते हो तो आप अच्छे बनोगे, बुरे नहीं बनोगे। देखो, बाद में आप कैसे बन जाओगे एक अलग बात है, पर बचपन से दिमाग उसी तरह से ट्रेंड होता है। और जो लोग ये बोलते हैं कि बाद में बुरे बन गए, तो देखो, बचपन से बुरा कोई भी नहीं होता। इंसान के साथ जैसा होता है बाद में वो बदला लेता है, या इंसान फिर मजबूरी में वैसा बन जाता है, हाँ या ना। अगर बच्चे को बचपन से पैसा मिला होगा तो उसे चोरी चकारी करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और लेकिन बचपन से बच्चा गरीब रहा होगा, उसको हर किसी ने धुतकारा होगा, तो भाई वो तो चोरी चकारी करेगा या फिर जो भी काम करेगा। समझ गया बात को? ऐसा, तो मतलब ऐसा कि बुरा कोई पैदा नहीं होता, सब अच्छे ही पैदा होते हैं। ठीक है, पर वो ऐसा है कि समाज के
इन्होंने क्या कहा, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, जिस तरीके के इन्वायरमेंट में आप रहोगे उस तरीके का क्या होगा आप पे इन्फ्लुएंस पड़ेगा। चलो इसके बाद, और इन्होंने एक चीज और कही थी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के बारे में। इन्होंने एक और चीज क्या कही थी, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। इन्होंने कहा था कि अगर आप अच्छा कर रहे हो, अगर आपके अंदर वर्च्यू है, मतलब अच्छे गुण, अगर आपके अंदर गुण है तो आप क्या क्या दो, आप रिवॉर्ड दो, और अगर आपने गलती करी है तो आप क्या दो, पनिशमेंट दो। क्योंकि बच्चा बच्चा रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों से सीखेगा। अगर बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया, तुमने रिवॉर्ड दिया, तुमने उसकी तारीफ करी, तो बच्चा अगली बार उस रिवॉर्ड को पाने के लिए फिर से मेहनत करेगा। पहली चीज है ना। दूसरी चीज, अगर बच्चे ने गलती की और तुमने पनिशमेंट दे दी, तो बच्चा उस पनिशमेंट के डर के मारे अगली बार गलती नहीं करेगा। तो दोनों ही केस में बच्चा सीख सकता है। तो ये चीज भी इन्होंने बोली। एंड दिस इज ऑल्सो PYQ, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है ना। हु टॉक अबाउट री इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट। री इन्फोर्समेंट का मतलब ही क्या होता है, रिवॉर्ड है ना। चलो ये भी आपका PYQ। हाँ क्या, ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के बारे में किसने बात करी, तो BF स्किनर ने बात करी है, ठीक है। इसके बाद अगला, अगला है जनरेटिविज्म। किसने बात की थी इसके बारे में, ऑब्वियसली बात है नॉम चॉम्स्की ने की थी, पढ़ा के आ चुका हूं मैं ये सब। नॉम चॉम्स्की ने 1980 में लेक्चर ऑन गवर्नमेंट बाइंडिंग, स्टार लगा लो, बाकायदा स्टार लगा लो, FYQ और PYQ भी लगा लो, ये बुक लिखी इन्होंने। और इसमें इसने किसकी थ्योरी दी, जनरेटिव ग्रामर की। क्या था इस थ्योरी में, इस थ्योरी में कहा था इट प्रपोजेस दैट लैंग्वेज एक्वाजिशन इज गाइडेड बाय एन इनेट लैंग्वेज स्पेसिफिक लर्निंग डिवाइस। और उस डिवाइस का नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रामर, जो ऑलरेडी बच्चे के पैदा होती है उसके दिमाग में होती है ना। जनरेटिव ग्रामर क्या था, रूल्स रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। बताओ हम ग्रामर में क्या पढ़ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये बचपन बच्चे अंदर मतलब ये ऑलरेडी होते हैं बच्चे के अंदर। ये कहा था इन्होंने, ही बिलीव्ड दैट लैंग्वेज एक्वाजिशन इज फ्री फ्रॉम स्टिमुलस कंट्रोल। इन्होंने मतलब फ्री मतलब आप कुछ बिना में एफर्ट डाले सीख जाते हो। अ चाइल्ड एक्वायर लैंग्वेज बाय द एज ऑफ 3, बाई 5 ही पिक अपॉन ग्रामर। इन्होंने कहा कि बच्चा 3 साल की उम्र से लैंग्वेज को सीखने लगता है, और जैसे ही 5 साल की उम्र का हो जाता है बच्चा किस चीज पे देखने लगता है, ग्रामर पे। गौर से देखो, तुम लोग खुद समझो, तुम लोगों ने जब हिंदी बोलना चालू किया था तब तुम हिंदी बोल पाते थे, उसकी ग्रामर नहीं पता था तुमको, संज्ञा किसको कहते हैं, सर्वनाम किसको कहते हैं, विशेषण किसको कहते हैं, तुम्हें नहीं पता, वो तुम्हें अब पता है। और अब पूरी ग्रामर भी नहीं पता होगी तुम्हें, जितनी आज इंग्लिश ग्रामर पता है ना, तुम लोगों को हिंदी ग्रामर नहीं पता होगा, क्यों हिंदी सीखा ही नहीं तुमने ना। तुम हिंदी बोल पाते हो पर ग्रामर तुमको पता ही नहीं। इंग्लिश की तुम्हें ग्रामर पता है पर तुम ग्रामर बोल नहीं पाते। और हिंदी ग्रामर बहुत कठिन है। चलिए इसके बाद, हेंस ही प्रपोजेस दैट, हेंस ही प्रपोजेस दैट इट शुड बी कॉल्ड लैंग्वेज ग्रोथ। इट इज द रिजेक्शन ऑफ स्किन्स बिहेवियरिज्म। चलिए देखिए, ये ट्रायोलॉजी है, ये क्या है ट्रायोलॉजी, देखो क्या ट्रायोलॉजी है। बिहेवियरिज्म दिया, बिहेवियरिज्म किसने दिया, BF स्किनर ने, बोलो हाँ या ना। तो इसके अपोज में इन्होंने क्या कहा, BF स्किनर ने क्या कहा, आदमी या लोग या बच्चा जिस तरह के इन्वायरमेंट में आएगा, जिस तरह के लोगों से मिलेगा, जिस तरह के लोगों से व्यवहार करेगा, वो उसी हिसाब से क्या सीखेगा, लैंग्वेज सीखेगा। मैं सेटिस्फाई हूं, मैं मानता हूं। तो इसके अपोज में इन्होंने कौन सी थ्योरी दे दी, यूनिवर्सल ग्रामर। किसने दी, नॉम चॉम्स्की। क्या कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा जिसके जिसके उसमें आए तो ही सीखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे के अंदर ऑलरेडी वो इंस्टॉल होती है, बस बच्चा उम्र के साथ अपने आप क्या होता जाएगा, वो सीखता जाएगा, ऐसा नहीं होता।
ठीक है। तो अब इसका भी जवाब देना था, तो फिर इसलिए इसके जवाब को किसने दिया? टेबुला रासा। टेबुला रासा किसने दिया? जॉन लॉक। समझ गए? तो रिप्लाइड बाई रिप्लाइड बाई। चलिए समझ गए बात को? गॉट इट? चलिए इसके बाद अगला, अप्रोच टू। अब देखो ये चार तरीके थे जिनसे बच्चा क्या होता है, सीख सकता है ना। ये थ्योरीज दी गई थी चार, कि बच्चा इन इन थ्योरीज से सीख सकता है। अब इसका पांचवा टॉपिक क्या है अपना? अप्रोच टू सेकंड लैंग्वेज एक्वाजिशन। ये क्या थी? अप्रोच टू लैंग्वेज एक्वाजिशन। कौन सी लैंग्वेज? फर्स्ट लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? मदर लैंग्वेज। क्योंकि मदर लैंग्वेज हम छोटे में ही सीखते हैं, बड़े में नहीं सीखते ना, इस बात को दिमाग में रखना। मदर टंग तुम 10 साल की उम्र में सीखोगे क्या? 8 साल की उम्र में सीखोगे? 5 साल की उम्र में सीखोगे? नहीं, सब बचपन से सीखते हैं हम, जब से पैदा होते तब से मदर लैंग्वेज। ये चार तरीके थे। अब देखो दूसरी लैंग्वेज सीखने के तरीके। सेकेंड लैंग्वेज, अप्रोच टू सेकेंड लैंग्वेज एक्वाजिशन। सबसे पहला ही मेथड और जो इफेक्टिव मेथड है, जिसका नाम है ट्रेडिशनल या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। चलिए, तो ये वही है जिसको हम आज तक सीखते आ रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या करोगे? स्पोकन क्लासेस जाओगे। स्पोकन क्लासेस, वहां पे क्या करोगे? ग्रामर सीखोगे। तो बस लो, हमें क्या सीखनी थी? ग्रामर ही तो सीखनी थी, सीख गए ग्रामर मेथड। सिर्फ ग्रामर में क्या सीखा? अरे कुछ नहीं सीखा तुम लोगों ने। ग्रामर में सबसे पहले तुमसे क्या करवाते हैं? टेंस। टेंस करो, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद तुम्हें रूल्स बताएंगे कि बेटा सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब दो तरह की होती है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को 5 फॉर्म में बांट सकते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। कौन सी वर्ब कहाँ लगती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है। दीज ऑल आर द रूल्स which is teach by the teacher, taught by the teacher। यही तरीका है भाई, यही तरीका है। क्या तुम किसी अंग्रेज के साथ बैठते उठते हो? क्या तुम ऐसे लोगों के साथ बैठते हो कि जो हमेशा इंग्लिश में ही बात करें? तो आप पे बिहेवियरिज्म तो अप्लाई हो ही नहीं सकता ना। क्योंकि आप तो हिंदी के लिए बिहेवियरिज्म अप्लाई हो जाएगा, तभी तो तुम हिंदी बोल पा रहे हो। फिर इंग्लिश कैसे सीखे? ग्रामर। समझ गया बात को? ऐसा। चलिए, तो इसमें आप वोकेबलरी याद करते हो, मीनिंग्स याद करते हो, आया ना। अपनी मदर टंग को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, तो वही था ट्रेडिशनल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, है ना। और आप ध्यान रखो, और आप इस चीज में करते क्या हो? आप अगर इंग्लिश बोलनी होती है तो पहले आप अपने हिंदी में शब्द, हिंदी में सेंटेंस बनाओगे, उसको ट्रांसलेट करोगे किसमें? इंग्लिश में, और तब जाके बोलते हो, तब जाके तुम स्पीक कर, तब जाके बोलते हो। चलिए इसके बाद direct natural method involved in 19th century. It was involved with the idea that speaker must be able to think and able to help
इन वर्ड मोर डिस्कशन एंड कन्वर्सेशन L2 चल ठीक है। दूसरा मेथड आया डायरेक्ट मेथड और नेचुरल मेथड। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश में बात करिए, आप इंग्लिश में बोलो, सामने वाला भी इंग्लिश में बोलेगा, एक दिन बोलो, 2 दिन बोलो, 10 दिन बोलो, 20 दिन बोलो, 1 महीना बोलो, 2 महीने बोलो, और 2 महीने बाद आपको इंग्लिश आएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, थोड़ी थोड़ी आने लगेगी। इंग्लिश में मूवी देखो, इंग्लिश में गाने सुनो, इंग्लिश आएगी, आएगी। क्यों? 24 घंटे तुम इंग्लिश ही तुम्हारे दिमाग में जा रही है। अभी 24 घंटे तुमसे लोग किस में बात करते हैं? हिंदी में बात करते हैं। तुम किस में सोचते हो? हिंदी में सोचते हो। तुम कोई सपना भी देख रहे हो, कुछ मन में ख्याली पुलाव भी बना रहे हो, तो हिंदी में बनाते हो। लेकिन जब इंग्लिश आने लगेगी, इंग्लिश वाले लोगों के साथ रहोगे, तो फिर यू विल थिंक इन इंग्लिश। चलो, तो इन्होंने कहा L2 है ना, घबराना मत। L2 का मतलब क्या हो गया? लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 मतलब जो दूसरी लैंग्वेज हम सीखना चाह रहे हैं, तो L2 was taught in L2। चलो, इसके बाद द वेस्ट मेथड, ये दिया था किसने? माइकल फिलिप बेस्ट। ये किसने दिया था? माइकल फिलिप बेस्ट ने। डेवलप द थ्योरी ऑन इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया एज रिस्पॉन्स टू द डायरेक्ट मेथड। उसके रिस्पॉन्स में ही फोकस्ड ऑन साइलेंट लर्निंग टू प्रमोट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इन इंग्लिश रीडिंग, सिलेक्टेड ग्रेडेड बुक है वेल जस्ट यूज ऑफ L1। ही प्रपोज रीडिंग बुक विद। अब इन्होंने क्या कहा था? द बेस्ट मेथड, इन्होंने कहा था रीडिंग बुक्स, बुकैब। इन्होंने कहा था आप किताबें पढ़िए, आप जितनी किताबें इंग्लिश में पढ़ेंगे आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। तो अल्टीमेटली तो आप किताब पढ़ रहे हो, तब भी तो आप किसी ना किसी बहाने इंग्लिश में पढ़ पा रहे हो, वरना तुम हिंदी में पढ़ोगे तो इंग्लिश कहीं से आएगी भी नहीं। ही दिस बुकलेरी कंपोज्ड 2280 वर्ड्स क्लासिफाइड एज जनरल वर्ड्स, ब्यूटीफुल, फास्ट, टॉल, शॉर्ट, लाइट, हैवी, डार्क, टू, मतलब ऐसा ऐसा इन्होंने कहा। 2280 वर्ड्स थे। तो इसने किन पे फोकस किया? इन्होंने कहा रीडिंग द बुक्स, बुक्स पे फोकस करो, बुक्स पढ़ो। लोग कहते भी हैं, लोग कहते हैं ना, कोई तुमसे कहेगा किताब पढ़ो तो इंग्लिश आएगी, कोई कहता है इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई कहता है इंग्लिश में मूवी देखो, कोई कहता है इंग्लिश में गाने सुनो, कोई कहता है इंग्लिश में बात करो। बाइलिंगुअल मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सैंडविच मेथड। CJ डॉडसन वॉज द मैन। इन्होंने दिया था, इन्होंने कहा था बोथ L1 L2। इन्होंने कहा था बाइलिंगुअल में, बाइलिंगुअल का मतलब होता है दोनों लैंग्वेज। मैं आपको इस क्लास में कैसे पढ़ाता हूं? बाइलिंगुअल पढ़ाता हूं। हालांकि मैक्सिमम पोर्शन L1 का होता है, लेकिन मैं आपको अपने नोट्स की बात करूं तो नोट्स पूरा का पूरा आपका L2 में है, और जो मैं बोलता हूं वो 90% L1 में बोलता हूं, 10% किसमें बोल रहा हूं? इंग्लिश में। लेकिन अब मेरी बात सुनो, मैं भी तो खुद हिंदी में ही बोल रहा हूं ना। अगर मैं इंग्लिश में ही बोलने लगूं तो तुम बोलोगे इंग्लिश सुनोगे, तुम लोग इंग्लिश बोलोगे, तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। लेकिन समस्या ये है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, और मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा तो तुम्हें कुछ समझ में आएगा? चलो, ऑडियोलिंगुअल मेथड। चलिए, ये एक और भाई साहब आ गए, इन्होंने, इनका नाम है नेल्सन ब्रुक्स। इन्होंने कहा स्पीच इज प्राइमरी। इन्होंने कहा ऑडियोलिंगुअल। इन्होंने कहा ऑडियो मतलब सुनिए। अब आप किसी से भी बात करेंगे तो वो सामने वाला आपको जो बोलेगा वो आप क्या करोगे? सुनोगे। अगर आप मूवीज देखोगे तब भी आप क्या करोगे? सुनोगे। आप म्यूजिक सुनोगे तब भी क्या करोगे? सुनोगे। इन्होंने कहा बस सुनिए, सुनिए, जितना सुन सकते हैं आप इंग्लिश को सुनिए। ये भी तरीका सही है, कर सकते, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। ये भी तरीका सही है, रीडिंग बुक्स वाला भी तरीका सही है, सब अपने अपने तरीके सही है। लेकिन अपन गौर से करो, अपन सारे तरीके करते हैं, अपन एक तरीका नहीं करते। अपन इंग्लिश में नोट्स भी पढ़ते हैं, है ना, इंग्लिश में मूवीज भी देखते हैं, मतलब जो देखते हैं वो, जिनको सीखना होता है वो। आप इंग्लिश में नोट्स तो पढ़ रहे हो, पर अगर इंग्लिश में क्या कोई चीज सुनते हो क्या? अगर आप किताबों को पढ़ रहे हो तो आप सुन रहे हो कि सिर्फ पढ़ रहे हो, बोल रहे हो? बिहेवियर मतलब, हाँ मतलब सबका बोल तो बिहेवियर को मिला के, ठीक है। इन्होंने सुनने पे फोकस दिया। द फिजिकल रिस्पॉन्स, PYQ है ये PYQ है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स किसने दिया? जेम्स एसर ने। 3 हाइपोथेसिस दी थी इसमें, ये भी PYQ है। कौन कौन सी हाइपोथेसिस? लैंग्वेज लर्निंग शुड बी फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, स्ट्रेस से फ्री होनी चाहिए। लैंग्वेज लर्निंग एंगेज द राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, दिमाग के, है ना। लैंग्वेज इज लर्न्ड बाय लिसनिंग, सुनने से। टीचर्स आर एडवाइज्ड टू ट्रीट लर्नर्स मिस्टेक एम्पैथेटिकली लाइक अ पेरेंट। इन्होंने कहा कि जब भी बच्चा इंग्लिश बोल रहा है और बच्चे से गलती हो जाती है, बच्चे से इंग्लिश बोलते हुए, तो उसको डांटो ना, बल्कि उससे प्यार से समझाओ।
ताकि बच्चा सीखे। अगर आप उसको डांट दोगे तो बच्चा डर जाएगा, फिर बच्चा इंग्लिश सीखेगा नहीं। इनिशियली स्टूडेंट लर्न्स L1 एंड स्ट्रेस इज लेड अपॉन लिसनिंग एंड नॉट स्पीकिंग इनिशियली। क्या होता है, बच्चों को हिंदी आती है तो बच्चा शुरुआत में क्या करता है, इंग्लिश सुनता तो है पर बोल नहीं पाता, इस चीज को उस पर स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। इसके बाद है श्रेष्ठोपीडिया। अगला मेथड क्या है, श्रेष्ठोपीडिया। ये दिया था डॉक्टर जॉर्जिल लॉचनोव ने। ये बुल्गेरियन साइकेट्रिस्ट थे और पैरा साइकोलॉजिस्ट थे। सजेशन प्लस पेडागोजी, मतलब इन्होंने दो शब्द को मिलाया, सजेशन को और पेडागोजी को। द मेन आइडिया पैरा साइकोलॉजिस्ट, मतलब होते तो ये दिमाग वाले ही होंगे यार, लेकिन पैरा का मतलब जरा तो देख लेते हैं, एक तो प्रॉपर ही देख लेता हूं मैं। पैरा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, जैसे जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं जो साइकोलॉजी जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है ना, भूत दिखना, भूत से बात करना, और पुरानी मतलब उन ऐसे लोगों से बातें करना, ठीक, दैट इज कॉल्ड पैरा साइकोलॉजिस्ट। चलिए, इन्होंने कहा इन्होंने कहा कि जो इंग्लिश है वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ही तो नहीं चाह रहा कि आप इंग्लिश बोलो। लिख तो इस केस में क्या रखना है, इस केस में हमेशा पॉजिटिव सजेशन लो, पॉजिटिव लोगों से बात करो। लाइट म्यूजिक, हल्का म्यूजिक, प्लीजिंग डिम लाइट्स, मतलब पूरा माहौल बना लो, बढ़िया अपनी किताब लो, पढ़ते रहो, बढ़िया अपना सुनते रहो, कमरे को डाउन कर लो, कमरे को बिल्कुल अंधेरा कर लो, हल्का हल्का उजाला हो, बढ़िया अपनी इंग्लिश में मूवी लगाओ, बढ़िया बैठ के बढ़िया सुनते रहो, पढ़ते रहो किताबों। सजेशन दिया था इन्होंने। द स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशन अप्रोच डेवलप्ड बाय ब्रिटिश लिंग्विस्ट फ्रेथ एंड हॉलिडे। इन्होंने कहा इन्होंने कहा ये है लिस्ट ऑफ 2000 वर्ड्स, जो इन 2000 वर्ड्स को कर लेगा वो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, मास्टर्स हो जाएगा। पर ये चीज गलत है, बुकैब याद करने का और इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश बोली जाती है, बुकैब तुम याद करते हो, तुमको बुकैब याद है पर तुम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश बोल जाते हैं पर उनको उनका मतलब नहीं पता होता। क्या? वो भी तो इंग्लिश बोल लेते हैं, मजदूर भी तो इंग्लिश बोल लेते हैं। वो माहौल पूरा, LSRW, ये ध्यान और रख लो। सबसे पहले आपको क्या करनी है, लिसनिंग करनी है, स्टडी करनी है, रीडिंग, राइटिंग। एक सेकेंड, यहाँ पे एस का मतलब मुझे एक बार चेक करने दो। स्पीकिंग होगा, यस वही मैं कहूँ, लग रहा है स्पीकिंग। पहले सुनो, फिर बोलो, फिर पढ़ो, फिर लिखो। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, राइट ऑर्डर। सबसे पहले सुनना, इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति सुनता है वो व्यक्ति बहुत सही होता है। और तुमने देखा होगा कुछ लोग सुनते ही नहीं है, सिर्फ बके जाते हैं, बके जाते हैं, बके जाते हैं, उनको लोग हल्के में भी लेते हैं। चलो, CLT, फुल फॉर्म ध्यान रखना CLT का, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसको किसने दिया था, माइकल हॉलिडे और डेल हिम्स ने, ठीक है। और डेल हिम्स जानते हो, मैं बता चुका हूं इनका एग्जाम का PYQ, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव कॉन्फिडेंस। ये PYQ है, 2 से 3 बार PYQ रिपीट हुआ है, ये वाला 2 to 3 टाइम्स रिपीट PYQ है। ये किसने दिया था, डेल हाइम्स ने दिया था।
ठीक है, ये किस पे फोकस करते हैं ये भी किस पे फोकस करते हैं, LSRW। सबसे पहले सुनो, फिर बोलो, फिर लिखो, सॉरी फिर पढ़ो, फिर लिखो। ठीक है, इन्होंने कहा इन्होंने कहा इन्होंने कहा कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप 6 काम करिए। कौन से काम करिए? 6 काम करिए। ग्रुप वर्क, ग्रुप में काम कीजिए, रोल प्ले करो इंग्लिश में, इंटरव्यू दो इंग्लिश में। ठीक है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन में गैप आ रहा है उस चीज को पूरा करो, अपने विचार शेयर करो, इस तरह। इसके बाद आगे चल के माइकल बी प्रीन एंड क्रिस्टोफर एन क्लैडिन इंट्रोड्यूस द रोल टीचर्स एज्यूम इन सीएलटी क्लासेस। इन्होंने कहा एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए सीएलटी क्लासेस में। सीएलटी क्लासेस मतलब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इसका मतलब स्पोकन इंग्लिश मान लो। क्या मान लो? स्पोकन इंग्लिश। क्यों? स्पोकन इंग्लिश में भी आपको कौन मिलता है? टीचर, जो आपसे किस में बात करने की कोशिश करेगा? इंग्लिश में। पहले वो बोलेगा, और वो बोल रहा है तो आपको क्या करना है? सुनना है। और जब वो चुप हो जाएगा तब फिर आपको क्या करना है? बोलना है, फिर लिखना है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना है। यार आज तो खत्म नहीं होगा, इस पे एक क्लास और लेंगे यार, है ना? बहुत रखा है अभी तो ना, अभी 10 15 20 स्लाइड और है यार अभी तो। एक क्लास इस पे और लेंगे अपन। क्या? ये तो ये तो बस ये लिखा है कि टीचर कौन होगा क्लास में। वो एक फैसिलिटेटर की तरह होगा। वो एक इंडिपेंडेंट पार्ट वो एक इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट है, मतलब वो किसी पर बच्चों पर डिपेंड नहीं है। नीड्स एनालिस्ट मतलब वो बच्चों को ऑब्जर्व करे, एनालिसिस करे। काउंसलर मतलब बच्चों को सजेस्ट करे, बेटा क्या दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, काम करो, ये कर लो, एक दिक्कत आ रही है, ये काम कर लो। ग्रुप प्रोसेस मैनेजर, ग्रुप में क्या चल रहा है उसको आगे बढ़ाए, बेटा अब ये बोलो। मतलब टीचर को ऐसे ऐसे करना चाहिए। टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? टीचर को स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना चाहिए कि बच्चा इंग्लिश में बोल रहा है और वो भूल गया, तुमने डांट दिया। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो बच्चा आगे से फिर इंग्लिश ही नहीं बोलेगा, है ना? इसीलिए अपन सब, अगर गवर्नमेंट नहीं लगती है तो आपको बीटेक वगैरह में पढ़ाओगे, आप तो कम्युनिकेशन पढ़ाओगे, तो बच्चों को आपको इंग्लिश सिखानी पड़ेगी, तो आपको बड़ा पोलाइट रहना पड़ेगा। बच्चा नहीं भी बोल पा रहा तो कोई बात नहीं। गॉट इट? चलिए, ओके, बट वेल डन। चलो आज करेंगे अपन यहाँ तक, 69 स्लाइड तक, है ना? तो फिर कल के लिए 18 स्लाइड रह जाएंगे, है ना? कल 18, मतलब कुल मिला के जो छठवां टॉपिक चल रहा है वो खत्म कर देंगे। आज अपन ने कितने कर दिए? 14 टॉपिक खत्म कर दिया, पांचवा कर दिया, और छठवा चल रहा है, छठवा खत्म कर देंगे आज अपन। चलो, अगला मेथड कौन सा है? नेचुरल अप्रोच। डाल दो पी वाई क्यू, डाल दो पी वाई क्यू बाकायदा। किसने दिया था? स्टीफन क्रेसेल ने और ट्रेसी टेरल ने। हाँ, दोनों ने मिलके। किस बुक में दिया था? द नेचुरल अप्रोच बुक थी। क्या कहा था इन्होंने? कि जब बच्चा बिगनिंग लेवल पे होता है, इंटेंडेड फॉर लर्नर्स एट बिगनिंग लेवल, लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन अ नेचुरल वे, मोर इंपोर्टेंस इज लेड ऑन बुक। देखो इन्होंने क्या कहा, जब बच्चा छोटा, मतलब बच्चा जब शुरुआत में होता है तो बच्चों को किस किस चीज पे फोकस करना चाहिए? वोकैब पे फोकस करना चाहिए, कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश में बात करनी चाहिए, एक्सपोजर टू इंग्लिश इनपुट, एरर करेक्शन मतलब इन कामों को उसको करना चाहिए। कुछ गलती हो रही है तो उसको सुधारो, इंग्लिश को और एक्सप्लोर करो, इंग्लिश में बात करो, वोकैब याद करो। कुछ गलती होगी तो उसको फिर क्या करो? करेक्ट करो। और अगर इंग्लिश बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में इंग्लिश ऑलरेडी क्या हो जाएगी? इंस्टॉल हो जाएगी, चली जाएगी। फिर आप जो भी बात करोगे इंग्लिश में ही बात करोगे, हिंदी में करोगे भी नहीं। ठीक है, तुम लोगों ने देखा होगा कि लोग हिंदी में बात करते करते उनके मुंह से अचानक से क्या निकलने लगती है? इंग्लिश निकलने लगती है। जैसे मैं तुमसे बात करूं, आर यू ओके, क्या बोलोगी? हाँ, इट्स ओके। इंग्लिश में क्यों बोला? हिंदी में मैं ठीक हूं ये क्यों नहीं बोला? हाउ आर यू, फाइन क्यों बोला? हिंदी में क्यों नहीं बोला कि मैं अच्छा हूं? अगर मैं तुझसे ये भी पूछता कैसे हो, तुम क्या बोलोगे? फाइन। क्यों बोला? क्योंकि अपन वो शब्द, ये दो चार शब्द, ओके, फाइन, ओके, बाय, ये आप डेली बोल रहे हो तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी चले गए हैं। फिर आपसे कोई किसी भी लैंग्वेज में बात करे, आपके मुंह से अपने आप इंग्लिश ऑटोमेटिकली निकलेगी। गोल करना। फोन पे फोन उठाते पहले क्या करते हो? हेलो, नमस्कार क्यों नहीं करते? जबकि हेलो का मतलब भी नमस्कार ही है। हेलो क्यों करते हो?
क्यों? बचपन से वो सिखाया और वही अपन करते रहे करते कर रहे, अब अपने दिमाग के सबकॉन्शियस में बैठ चुका है। कोई भी बात करेगा मुंह से क्या निकलता सबसे पहले? हेलो, नमस्कार कम निकलेगा। तो यही वो कह रहे हैं कि आप तो क्या भी याद करो, पढ़ो लिखो, आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठ जाएगा। चलिए, और ये सेकेंड लैंग्वेज एक्वाइशन का ये आखिरी वो है थ्योरी, और ये एग्जाम में काफी बार आई हुई है और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कि मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। हाँ, ठीक है, थर्ड लेक्चर है। 4 लेक्चर में आपका क्या खत्म हो जाएगा? लैंग्वेज। हाँ, इंडियन है सीएस। अगर मैं आज रात में बैठता हूँ, अगर मैं सीएस बना दूंगा तो सीएस पढ़ाऊंगा, वरना इंडियन पढ़ाऊंगा। देखो जहां तक चांस है इंडियन ही पढ़ाऊंगा। हम्म, सीएस जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं देख लेता हूँ आज, है ना। क्योंकि जो पुराने नोट्स है ना यार, तो वो किसी और टीचर के हैं और उनके नोट्स में कोई जमी नहीं। जैसे ये चीज अपन ने प्रॉपर लिखी है, एक स्टेप के बाद एक स्टेप कितनी चीजें अपन ने प्रॉपर लिखा है। लेकिन अगर आप पुराने नोट्स उठाओगे ना, तो भाई कोई कहीं भी लिख रहा है, कोई कुछ भी लिख रहा है, कोई मतलब इसीलिए मजा नहीं आया। अब ड्रामा अपन ने 900 पीपीटी में पढ़ा, जबकि बहुत लोगों का ड्रामा देख लो, कोई 10 पेज में, कोई 20 पेज में, कोई 30 पेज में, कोई 50 पेज में, बस। अपन 900 पीपीटी में, और 900 को तुम अगर एक पेज में 2 भी निकलवाओगे तब भी 450 पेज हो गए। 3 निकलवाओ तब भी 300 पेज हो रहे हैं। समझो कितना पढ़ा अपन ने। चलो, ये खत्म करते हैं फटाफट। स्टीफन क्रेसन्स मॉनिटर मॉडल, ये जो व्यक्ति था जिसने ये नेचुरल अप्रोच दी थी, उसी ने एक और मेथड दिया था। उसने एक और मेथड दिया था, स्टीफन क्रेसन का मॉनिटर मॉडल। क्या नाम था इसका? मॉनिटर मॉडल। तो एग्जाम में क्या पूछा गया था? इसने 5 हाइपोथेसिस दी थी। कितनी हाइपोथेसिस? 5। और इन्हीं के नाम पूछे गए थे। ठीक है, और ये भी पूछा गया हु गैप मॉनिटर मॉडल, PYQ। पहली थ्योरी क्या है? एक्वाइजेशन लर्निंग हाइपोथेसिस। एक्वाइजेशन का मतलब होता है डेली बोलो और आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो जाएगा? वो एक्वायर हो जाएगा। ठीक है, लर्निंग क्या है? डेली उस चीज को सीखना। दूसरी थ्योरी क्या थी? द मॉनिटर हाइपोथेसिस। मॉनिटर इज अ मेंटल टूल दैट लर्नर यूज टू एडिट एंड करेक्ट। मतलब ये मॉनिटर हाइपोथेसिस क्या है? पहले आपने अपने दिमाग में इंग्लिश सीख ली, और बाद में जब आप बोल रहे हो, तो आप जब भी गलत भी बोलते हो तो आप सॉरी बोल के फिर उसको क्या कर देते हो? करेक्ट कर देते हो। मतलब आप मॉनिटरिंग करने लगते हो। उसके बाद नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। फिर क्या, जब आप ये चीजें करने लगते हो, फिर नेचुरली आपके दिमाग में से क्या होगी? चीज निकलेगी। अगर मैं तुमसे अभी इंग्लिश बोलने को बोलूं, तो तुम सोचोगे कि पहले मैं कौन सा शब्द लगाऊं, फिर क्या लगाऊं, फिर क्या लगाऊं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कैसे हो, तुम बोलते आई एम फाइन। बिना सोचे समझे मुंह से क्या निकला? आई एम फाइन। जबकि तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, इसमें तुमने सब्जेक्ट यूज कर लिया, वर्ब यूज कर ली, और ऑब्जेक्ट यूज कर लिया, और आई के साथ एम भी लगती है, ये भी तुमने यूज कर लिया। वरना लोग इजार एम लगाते हैं। मतलब आपके दिमाग में वो फ्लो फ्लो में नेचुरली निकलता है। मैं, और जब अपन किसी से मिलते हैं, अपन क्या बोलते हैं? ओके बाय। ओके बाय। अपने ये नहीं बोलते चलो मिलते हैं, ओके बाय। नेचुरली आपके दिमाग में चली जाती है, आप डेली बोलते रहते हो। फिर इसके बाद क्वेश्चन emphasize the importance of comprehension input in learning language, meaning that learner should be exposed to language that slightly above the current proficient level। मतलब इन्होंने ऐसा कहा, इनपुट करते रहो हमेशा इंग्लिश को। इंग्लिश को मतलब कैसे? मान लो आपने पहले महीने में इंग्लिश सीखी, तो अगर मान लो अगर इस महीने अगर आप 10% इंग्लिश बोल रहे हो, तो जो आपका सेकंड महीना होना चाहिए, इंग्लिश को और बढ़ाओ, इनपुट करो। और तो इंग्लिश उस समय आप कितना में बात करो? कम से कम 20% इंग्लिश में बात करो। अगले महीने, तीसरे महीने 30% बात करो। चौथे महीने कितने में बात करो? 40%। क्यों? क्योंकि आप ऐसे बढ़ाते जाओगे तभी तो आप इंग्लिश में मास्टरी कर पाओगे। अगर तुम हर महीने 10% ही लिखोगे, 10% ही रखोगे, तो बताओ तुम में कोई इंप्रूव होगा क्या? नहीं। गॉट इट? द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। दिस हाइपोथेसिस स्टेटेड दैट इमोशनल फैक्टर लाइक एंजाइटी, मोटिवेशन कैन इम्पैक्ट लैंग्वेज एक्वाजिशन। हाई हाँ। फिर उन्होंने कहा अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। इन्होंने कहा कि कभी अगर आप मान लो किसी चिंता में है, कि मोटिवेशन में है, या कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस में है, या प्रॉब्लम में है, तो उससे भी लैंग्वेज क्या होगी हमारी? अफेक्ट हो जाएगी। समझ गया बात को? ऐसा उन्होंने कहा। और यही 5 चीज मैंने इधर लिखी हुई है, गौर से देखो। इसमें है ना पूरा डिफरेंस करके मैं लिखा है, देखो। नेचुरल हाइपोथेसिस है ना, नेचुरल ऑर्डर,
एक्वाजिशन, मॉनिटर, इनपुट, अफेक्टिव, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है जो मैंने अभी सिखाया वो सभी लिखा हुआ है। अगला है, अगली थ्योरी वाला लास्ट थ्योरी, द साइलेंट मेथड। किसने दिया इसको? इजिप्शियन मैथमेटिशियन कैलेब गटेंगो। It lays focus on discovery, creative problem solving, and the use of accompanying material. Learner plays an activity role in learning. LM is introduced to facilitate learning. The teacher is silent for the most part with minimum. मतलब इनका कहना था साइलेंट मेथड का मतलब ये था कि बच्चों को बोलने दो, बच्चों लैंग्वेज कौन बोले? बच्चा बोले, बस आप साइलेंट देखते रहो, जब भी बच्चा गलती करे तो आप उसको क्या करो? करेक्ट करो। द टीचर इज साइलेंट फॉर द मोस्ट पार्ट विद मिनिमम रिपीटेशन। गॉट इट? चलिए वेरियस हम कल पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? हमने अभी दो लैंग्वेज सीखी, मदर टंग सीखी, कैसे मदर टंग को सीख सकते हैं, कैसे दूसरी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अब बैरियर देखते हैं कि क्या क्या बैरियर आते हैं जो हम सीख नहीं पाते। समझ रहे हो? जो आप में इंग्लिश जो आपको बोलना नहीं आता, किसी न किसी कार्ड की वजह से नहीं आती होगी। कार्ड देखिए, तो आज के लिए इतना ही।